नमस्कार। आज से 48 साल पहले उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोप दी थी। कुछ साल पहले राहुल गांधी ने इमरजेंसी को गलत बताते हुए देश से माफी मांगी और कहा था कि स्वयं इंदिरा गांधी जी ने भी इमरजेंसी के फैसले को गलत माना था। इतिहास गवाह है कि उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समस्त देशवासियों के सारे नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे और प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया था, यानी कि मीडिया के मुंह पर ताला लगा दिया गया था। ज्यादातर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और उस समय इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों का जमकर दुरुपयोग किया था। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो इनकार करे वह अंधभक्त ही कहा जा सकता है। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में 25 जून 1975 को सरकार ने देश पर इमरजेंसी की घोषणा की। यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसे था। यह काला अध्याय हमेशा याद रखा जाएगा। देश की हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि उस समय मैं एक जिले में जिला अध्यक्ष के रूप में काम करता था। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी और मुझे भी जेल में डाल दिया गया। 2.5 महीने तन्हाई में रखा गया और 16 महीने जेल में। मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन 25 जून 1975 का था, यानी कि देश के रक्षा मंत्री 48 साल पहले जेल में थे और 2.5 महीने की तन्हाई उनके दिमाग में घूम रही है। इमरजेंसी को वह देश के लिए काला धब्बा मानते हैं और वह इसे इसी रूप में देखते हैं। उनकी बातों को किसी भी रूप में गलत नहीं कहा जा सकता, मगर सवाल है कि पिछले 9 सालों में भारत में जो बीजेपी की सरकार चल रही है और उसका जो कारनामे हैं, उससे देश की जनता कैसे याद आने वाले दिनों में रखेगी। तथाकथित वाराणसी जिले के बगल में एक जिला मिर्जापुर है। वहां के पत्रकार पवन जायसवाल ने मिड डे मील में नमक रोटी की खबर दिखाई थी। इससे नाराज होकर यूपी की राज्य सरकार ने पवन जायसवाल पर तमाम मुकदमे लगा दिए और उन्हें जेल में ठूस दिया। इस पत्रकार को कैंसर हुआ और जीवन लीला समाप्त हो गई। इस मामले में वहां के तत्कालीन डीएम ने यह भी कहा था कि यह तो अखबार वाले पत्रकार थे, इन्हें वीडियो बनाना नहीं चाहिए था। सवाल यह है कि पत्रकार पवन जायसवाल का परिवार इस सरकार को कैसे याद रखेगा। 84 साल के एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी को याद कर लीजिए। इन पर आरोप लगाया गया था कि देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। बाद में विदेशी एजेंसी ने बताया कि इनके लैपटॉप में सबूत प्लांट किए गए थे, संभवतः प्लांटेड थे। प्लांटेड सबूत के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। स्वामी उस बीमारी से झेल रहे थे जिसमें हाथ पांव कांपने लगता है। जूस पीने के लिए जेल में पाइप की मांग की थी, उसके लिए बड़ा तामझाम हुआ था। खराब स्वास्थ्य के बारे में बार बार इलाज की मांग करते रहे, लेकिन इलाज तब मिला जब दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। आईपीएस संजीव भट्ट को याद कर लीजिए, किस तरह से उनको सालों से जेल में रखा गया है। आइए अमिताभ ठाकुर को भी देख लेते हैं। सपा सरकार के दौरान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने इन्हें फोन पर कुछ कह दिया था, जिसे लेकर बीजेपी के तमाम नेता सपा को घेर रहे थे। जब भाजपा की सरकार आई तो अमिताभ ठाकुर का छिछलेदर कर दिया गया। स्थिति ऐसी बन गई कि घर के सामने जबरिया रिटायर्ड आईपीएस लिखना पड़ा। आइए सूर्य प्रताप सिंह को भी याद कर लीजिए। उनके ऊपर कितने मुकदमे लगा दिए गए थे सिर्फ सवाल पूछने की वजह से। सफूरा जरगर को याद कर लीजिए, किस तरह से इस महिला को अलग अलग मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया था। इससे भी मन नहीं भरा तो महिला होने के नाते चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की गई, जिन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। आईटी सेल के गुर्गों ने लिखा कि इनकी शादी ही नहीं हुई है तो प्रेग्नेंट कैसे हो गईं। यानी कि चरित्र पर सीधा सीधा हमला। यानी कि महिलाओं को बदनाम करना बड़ा आसान होता है। महिलाओं को बदनाम करने की साजिश इस तरह की गई कि इनके पति को सामने आकर कहना पड़ा कि मेरी शादी हुई है। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को याद कर लीजिए। यूपी के हाथरस में जो बेटी के साथ घटना हुई थी, उसकी कवरेज करने जा रहे थे। रास्ते से उठाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया और 28 महीने के बाद इनकी रिहाई हुई थी। 28 महीने दिन गिन लीजिएगा। इन सभी पर आतंकवाद का आरोप लगा दिया गया। अल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर को इस देश को झूठ से बचाने का काम करते थे। किस तरह से उन पर मनगढ़ंत और आधारहीन मामले बनाकर किस तरह से 24 दिनों के लिए जेल में ठूस दिया गया, यह भी आपको पता है। अलग अलग जगहों पर ढेर सारे मुकदमे कर दिए गए ताकि व्यक्ति उसी में परेशान रहे, झूठ पकड़ने वाला काम न कर सके और झूठ बोलने वाले सौदागरों का धंधा चलता रहे।
छात्र नेता उमर खालिद पिछले 1000 से ज्यादा दिनों से जेल में बंद हैं बिना ट्रायल के। शिवसेना नेता संजय राउत को याद कर लीजिए, जिन्हें कोर्ट ने जमानत देते वक्त कहा कि इन पर तो मामला बनता ही नहीं है। बिना किसी कारण के ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। वहीं महाराष्ट्र में ही विपक्ष के नेता अनिल देशमुख, जिन्हें 13 महीने जेल में रखा गया, अनिल देशमुख ने बाहर आकर खुलासा किया कि जेल में उन्हें ऑफर दिया गया कि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने का। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को देख लीजिए या सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, और उन सब से आगे बढ़कर डॉक्टर कपिल खान को याद कर लीजिए। उन्होंने बताया था कि बच्चों के लिए उन्होंने अपने पास से ऑक्सीजन मुहैया कराई, सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, इसके बावजूद उन पर तरह तरह के मुकदमे लादकर उनको जेल भेज दिया गया, एनएसए तक लगा दिया गया, जिसे बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और बताया कि फर्जी हुआ है। हाई कोर्ट ने अभी बताया कि डॉक्टर खान पर अलग अलग तरीके से मुकदमे लादकर उन्हें टार्चर करने की कोशिश की गई। देश में लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे विपक्ष के नेताओं पर चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को गिराने का काम चल रहा है, यह भी आरोप लगता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़ा हुआ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन पर भ्रष्टाचार का या उन उत्पीड़न का कितना बड़ा आरोप लग जाए, उन पर एजेंसियां कोई एक्शन नहीं लेती हैं। अलग बात है कि कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को निर्दोष पाया और बरी कर दिया, मगर कोर्ट तो निर्दोष तब पाएगी जब ट्रायल शुरू होगा। जिन लोगों को बिना ट्रायल के ही सालों से जेल में बंद किया गया है, उनके परिवार के लोग, उनके आसपास के लोग मोदी की सरकार को किस रूप में आने वाले दिनों में देखना चाहेंगे। जब रक्षा मंत्री ने अपने 2.5 महीने की तन्हाई के दिन को याद किया, तो ये भी याद रखना चाहिए कि आज के डेट में पत्रकारों, समाजसेवियों और विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, भविष्य में कैसे याद किया जाएगा। क्या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को मालूम नहीं है कि उमर खालिद को 1000 से ज्यादा दिन हो गए जेल में है, अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। एनआरसी को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को किस तरह से चिन्हित करके ढेर सारे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई हैं। किसान आंदोलन के समय किसानों पर मुकदमे लाद दिए गए, सड़कों पर लोहे की कीलें ठोक दी गई, बिजली पानी सप्लाई रोक दी गई। किसान आंदोलन में लगभग 700 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। हाल ही में जो महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली में, उन्हें बिस्तर और भोजन तक पहुंचाने नहीं दिया जा रहा था, यहां तक कि उनकी बिजली भी काट दी गई, ऐसा आरोप सामने आता है। अब सवाल यह है कि पिछले 9 सालों में मोदी सत्ता को आने वाले समय में किस तरीके से याद किया जाएगा। क्या 48 साल की इमरजेंसी को याद दिलाकर आज की घटनाओं को भुलाया जा सकता है। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लागू की थी, वह घोषित इमरजेंसी थी और विपक्ष के नेताओं को और मीडिया पर सेंसरशिप लगाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। लेकिन जरा सोचकर देखिए, आज जो कुछ हो रहा है, उस वक्त सब कुछ करने की सुविधा होती तो क्या इंदिरा गांधी को इमरजेंसी घोषणा करनी पड़ती? क्या अपने सर पर इतनी बड़ी बदनामी का जोखिम उनको उठाना पड़ता? आज की मीडिया ने जिस तरह से खुद के ऊपर खुद ही सेंसरशिप लगा रखा है, विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसे में इमरजेंसी की घोषणा की जरूरत है? क्योंकि बिना घोषित इमरजेंसी से ही टारगेट पूरा हो जा रहा है। साल 2005 में 5 पत्रकारों की हत्या काम की वजह से की गई। यूपी के बलिया जिले में पेपर लीक मामले में जिन पत्रकारों ने खबर लिखी, उनको जेल में बंद कर दिया गया। दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ पर भी कैसे कैसे मुकदमे किए गए, ये तो आपको पता ही है। पत्रकारों पर लगातार गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए। कहीं कहीं तो ऐसा मामला आया कि साजिश के तहत मीडिया घराने को भी टारगेट किया गया। सन 2019 से 2021 तक 228 पत्रकारों पर 256 बार हमले किए गए। सवाल यह है कि क्या सारी घटनाएं किसी इमरजेंसी से कम लगती हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 2.5 महीने की तन्हाई याद है, महीनों की जेल याद है, आज जो कुछ हो रहा है उसे कौन याद करेगा? क्या बार बार इमरजेंसी की याद इसीलिए दिलाई जाती है कि इमरजेंसी के नाम पर बार बार डराया जाता है कि हमने इमरजेंसी घोषित नहीं की है? क्या यह इमरजेंसी से कम है?
आज स्वतंत्र पत्रकारों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है यह आपके सामने है। किस तरह से गोदी मीडिया सत्ता के जूते की मोजे में पड़ा हुआ है यह भी आपके सामने है। सोशल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकार जो काम कर रहे हैं उनको आए दिन कैसे कैसे टारगेट किया जाता है, 24 घंटे निगरानी रखी जाती है, यह महसूस होता है। सत्ता के समर्थक कभी फोन करके कभी कमेंट करके लगातार धमकियां देते हैं और कहते हैं कि गोरखपुर आ जाओ, तुम्हें वहीं देख लेंगे। कोई कहता है कि जहां हो वहीं देख लेंगे। गालियां तो आम हो गया है। अगर गलती से कोई महिला पत्रकार सवाल करने वाली हो तो फिर नफरती गुब्बारों की तो बल्ले बल्ले है। रेप करने की धमकी से लेकर चरित्र पर धब्बा लगाने की धमकी तक होती रहती है। बात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की हो या भारत में आंशिक लोकतंत्र की, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि भारत का जनतंत्र कमजोर हो रहा है। भारत की सत्ता जो कुछ कर रही है उसके संरक्षण में जो कुछ हो रहा है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं हो रही हैं, उसके बावजूद पीएम और उनके मंत्रियों द्वारा इमरजेंसी की याद दिलाना क्या वैसे नहीं लगता जैसे कि सुपवा छोड़ चलनियों कहे हंसे जेकर बेहतर छेद।